जय भीम साथियों। बाबा साहब की जीवनी के तीसरे भाग में हम बात करेंगे कि बाबा साहब के द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद विदेश से भारत लौटते ही किस तरह से जातिवाद और अस्पृश्यता के दंश ने उन्हें घेर लिया और उनकी मुसीबतों के दिन शुरू हो गए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक सहयोग की उम्मीद है कि आप सभी अपने इस अम्बेडकरवादी भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने समाज के ग्रुप में शेयर और लाइक जरूर करें। आइए सुनते हैं किस तरह से बाबा साहब के मुसीबतों भरे दिन की शुरुआत कैसे होती है। भारत में आते ही डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने महाराजा बड़ौदा को अपनी सेवाएं भेंट की। महाराजा बड़ौदा डॉक्टर अम्बेडकर को ज्ञान के प्रकांड पंडित के रूप में देखकर प्रसन्न हुए। डॉक्टर अम्बेडकर बड़ौदा स्टेट के डिप्टी अकाउंटेंट जनरल नियुक्त हुए। कई वर्ष लगातार विदेश में रहने के कारण बहुत से अमेरिकन, भारतीय और अंग्रेज डॉक्टर अम्बेडकर के मित्र बन गए थे। उनके ये मित्र उनसे अछूतों की तरह व्यवहार नहीं करते थे। वे अपने और डॉक्टर अम्बेडकर में कोई अंतर नहीं समझते थे। डॉक्टर अम्बेडकर के साथ अछूत की तरह व्यवहार करना तो दूर रहा, उनके ये मित्र उन्हें अपने से महान और अधिक योग्य साथी मानते थे। डॉक्टर अम्बेडकर भी अपने को मनुष्य समझने लगे थे। उनके अंदर विदेश में अछूत होने की भावना कभी आई ही नहीं। अछूत होने की भावना उनके मस्तिष्क से दूर जा चुकी थी। यह भावना एक विदेशी वस्तु बन गई थी, किंतु दुर्योगवश अब यही भावना धीरे धीरे करके लौटने लगी। जब डॉक्टर अम्बेडकर बड़ौदा में अपना कार्य संभालने गए कार्यभार संभालने गए तब अस्पृश्यता का दंश पुनः लौटकर वर्तमान काल में प्रकट होने लगा। सबसे पहले अछूत डॉक्टर अम्बेडकर के निवास स्थान का प्रश्न उपस्थित हुआ। यह अछूत डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ और किस मकान में रहेंगे। बड़ौदा स्टेट में सभी गलियों को डॉक्टर अम्बेडकर ने छान डाला, किंतु उन्हें किसी ने अपना मकान रहने के लिए नहीं दिया। कई दिन इसी प्रकार से बीत गए और डॉक्टर अम्बेडकर को कोई मकान नहीं मिला। दिन भर तो दफ्तर में जाकर ही शरण ली। रोज जब उन्हें अवकाश मिलता तब मकान की तलाश में ही फिरते। इन्हें अछूत होने के कारण कोई सवारी भी नहीं प्राप्त होती थी, अतः पैदल ही चलना पड़ता था। एक दिन इनकी एक पारसी से मुलाकात हुई। वह पारसी इनके पिता का मित्र था। उसके पास एक होटल भी था। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी मुसीबतों का किस्सा उस पारसी को कह सुनाया। अंत में डॉक्टर अम्बेडकर ने उस पारसी होटल वाले को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह डॉक्टर अम्बेडकर को अपने होटल में रहने के लिए स्थान देगा। डॉक्टर अम्बेडकर बड़ौदा के पारसी होटल में रहने लगे। अपने निवास स्थान के सवाल को जब वे हल नहीं कर पाए थे, तभी अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में काम करने वाले व्यक्तियों ने उनके सामने एक दूसरा और भी जटिल प्रश्न उपस्थित कर दिया। यह जटिल प्रश्न था उन कर्मचारियों का विलक्षण व्यवहार। उनकी अध्यक्षता में काम करने वाले क्लर्क तक उनकी मेज को स्पर्श नहीं करते थे, उनके पत्रों को भी नहीं छूते थे। उन्होंने डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर MA PhD डिप्टी अकाउंटेंट जनरल बड़ौदा स्टेट को अपने मेज के पास तक आने की मनाही कर दी। डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा कि उनके क्लर्क उनके पास नहीं आते हैं, तो वे स्वयं ही उनके पास जाकर अपने कागजात उठा लाते। जब इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर स्वयं हिंदू क्लर्कों की मेज के पास जाकर अपने कागजात उठाकर लाने लगे, तब उन स्वर्ण हिंदू क्लर्कों की मेजें भी अपवित्र होने लगी। अंततः उन्होंने एक सभा की और यह निश्चय किया कि डॉक्टर अम्बेडकर से कह दिया जाए कि वे उन लोगों की मेज के पास न आया करें। जब डॉक्टर अम्बेडकर को यह प्रस्ताव सूचित किया गया, तब उनके सम्मान को बहुत ठेस पहुंची। भारत के एक बहुत बड़े स्टेट में काम करने वाला एक मामूली सा क्लर्क, जो केवल स्वर्ण हिंदू होने के नाते एक ऐसे आदमी के सम्मान को ठेस पहुंचाता है जिसके ज्ञान की प्रकाष्ठा को छूने वाला स्टेट भर में नहीं है। धिक्कार है ऐसे समाज को जो दूसरे के सम्मान का मूल्य नहीं समझ सकता। हिंदू समाज अछूतों को अपना ही अंग होने का दावा तो करता है, किंतु साथ ही उसे छूने में ही अपने को अपवित्र समझने लगता है। एक स्वर्ण हिंदू चाहे कितना ही गंदा स्वयं क्यों न रहे, अपने को सदा पवित्र और श्रेष्ठ समझता है। दूसरी ओर एक अछूत जो साफ कपड़े पहनता है, जो उज्ज्वल चरित्र का है और जो ज्ञानी है,
फिर भी वह एक स्वर्ण के छूने योग्य नहीं। ऐसा है यह निर्मल हिंदू समाज। डॉक्टर अंबेडकर को पारसी होटल में रहते 3 ही दिन हुए थे कि उस होटल में कोई और यात्री आया। डॉक्टर अंबेडकर को पारसी होटल में स्थान केवल इस कारण मिल गया था कि वहां पर कोई दूसरा यात्री नहीं था। जब इस नए आगंतुक को यह मालूम हुआ कि उस होटल में एक अछूत रहता है, तब वह पारसी मालिक पर बहुत ही बिगड़ा और शीघ्र ही अपना सामान उठाकर बाहर चला गया। इसी बीच जब पारसियों को यह मालूम हुआ कि उस होटल में एक अछूत रहता है, तब उनके गुस्से का ठिकाना न रहा। डॉक्टर अंबेडकर को उस होटल में रहते केवल 9 ही दिन हुए थे कि 10वें दिन एक पारसी लाठी लेकर उस होटल के मालिक को मारने के लिए चढ़ाया। हाथ में लाठी लिए हुए गुस्से में भरा हुआ यह पारसी कहने लगा, इस होटल में जो केवल पारसियों के लिए ही रिजर्व है, एक अछूत को बसाकर क्या होटल अपवित्र करना चाहता है? उस अछूत को आज ही शाम को निकाल दे, नहीं तो तेरी हड्डी पसली चूर चूर कर दी जाएगी। लाचार होकर डॉक्टर अंबेडकर को वह होटल भी छोड़ना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 2 मित्रों से अपने निवास के लिए प्रार्थना की। उनका एक मित्र हिंदू था और दूसरा ईसाई। हिंदू दोस्त को स्वयं अपने नौकरों से डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब डॉक्टर अंबेडकर उनके घर में आ जाए तब वे नौकर चले न जाए। धिक्कार ऐसे मूर्ख समाज को जो अपने ही सेवकों से डरता है। धिक्कार ऐसे मनोवृत्ति को जो किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझने के लिए बाध्य करती है। हिंदू दोस्त ने डॉक्टर अंबेडकर को जवाब दिया, वह यह था, अगर तुम मेरे घर में आते हो तो नौकर भाग जाएंगे। यह उत्तर सुनकर डॉक्टर अंबेडकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्हें ऐसे ही उत्तर के लक्षण प्रतीत हो रहे थे। तब उन्होंने देखा कि हिंदू मित्र ने नकारात्मक उत्तर दे दिया। तब दूसरे ईसाई मित्र से सहायता मांगी। ईसाई मित्र और उनकी पत्नी दोनों ही कट्टर ब्राह्मण कुल के ईसाई हुए थे। अतः जब कभी डॉक्टर साहब उनसे पूछते कि आप रहने के लिए स्थान देंगे या नहीं, तब ये महाशय उत्तर देते, जरा मैं अपनी पत्नी से सलाह ले लूं। पत्नी से सलाह लेने के बाद जब डॉक्टर अंबेडकर कई बार सुन चुके, तब वे समझ गए कि ईसाई हो जाने पर भी कट्टर हिंदुत्व की गंध नहीं जाती। यही कारण था कि वह ईसाई डॉक्टर अंबेडकर को अपने साथ रखने में असमर्थ था। यह है हिंदू धर्म का प्रभाव। यदि हिंदू अपना धर्म बदल कर ईसाई भी हो जाए, तब भी वह अपने को कट्टर हिंदू ही समझता है। दुख तो इस बात का है कि ऐसे ईसाई जो अधिक शिक्षित हैं और जो अपने को एक्स्ट्रा मॉडर्न कहते हैं, वे भी इस कट्टरपन से प्रभावित नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की दशा बड़े ही शोकजनक थी। वे चाहते थे कि जिस स्टेट से उन्हें आर्थिक सहायता मिली है, वह भी ऐसे समय में जब उनके पास एक कानी कौड़ी भी नहीं थी और उनका विद्यार्थी जीवन एकाएक समाप्त होने जा रहा था, उस स्टेट की कुछ सेवा तो अवश्य ही कर दे। डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा स्टेट की थोड़ी बहुत सेवा करके अपने ऊपर से एहसान का वह भार हल्का करना चाहते थे जिससे वे आज भी दबे हुए हैं। यद्यपि डॉक्टर अंबेडकर ने महाराजा बड़ौदा को उनका सारा धन वापस कर दिया था, तथापि वे अब भी यह सोचकर दुखी होते थे कि वे स्टेट की कुछ भी सेवा नहीं कर सके। डॉक्टर अंबेडकर के अधीन काम करने वाले मामूली क्लर्कों का विद्रोह, साथ ही पारसी होटल से निकालने जाने की धमकी और मित्र के सूखे जवाब आदि से ऐसे कारण थे जिनके वेग के आगे डॉक्टर अंबेडकर की बड़ौदा स्टेट की सेवा करने की पुण्य इच्छा नहीं ठहर सकी। विवश होकर डॉक्टर अंबेडकर को बड़ौदा स्टेट के डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी विषम परिस्थितियों में डॉक्टर अंबेडकर के लिए केवल यही द्वार खुला था। बड़ौदा स्टेट से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर अंबेडकर बंबई वापस चले गए। उस समय डॉक्टर अंबेडकर बैरिस्टर भी नहीं थे। यदि वे बैरिस्टर होते तो स्वतंत्र रूप से वकालत करते और किसी की नौकरी न करते। डॉक्टर अंबेडकर अपनी उस निर्धनता पर ही विलाप कर रहे थे जिसके कारण केवल 1 साल बैरिस्ट्री पढ़ने के बाद ही उन्हें अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर भारत चला आना पड़ा था। किंतु क्या बैरिस्ट्री पास नहीं थे तो क्या वे कुछ भी नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं, वे ज्ञान के डॉक्टर थे। लॉर्ड सिडेनहम तथा लॉर्ड क्यू से उनकी मुलाकात लंदन में उस समय हुई थी जब वे इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में अर्थशास्त्र के विषय पर खोज कर रहे थे। इन्हें लॉर्ड सिडेनहम ने मुंबई में एक कॉलेज अपने नाम से स्थापित करवाया था। डॉक्टर अंबेडकर ने यह श्रेष्ठ समझा कि लॉर्ड सिडेनहम को एक पत्र लिखे
जिसमें सिंडेनहम कॉलेज को अपनी सेवाएं भेंट करने की चर्चा करे। उन्होंने ऐसा ही किया। लॉर्ड सिंडेनहम ने डॉक्टर अम्बेडकर को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखा और उन्हें सूचित किया कि सिंडेनहम कॉलेज उनका स्वागत करता है। डॉक्टर अम्बेडकर को भी यही उम्मीद थी। वे सिंडेनहम कॉलेज में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। प्रोफेसर नियुक्त होने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना वेतन दूरदर्शिता से व्यय किया। वे अन्य मामूली प्रोफेसरों की भांति अधिक बाट टाट से नहीं रहते थे। यद्यपि डॉक्टर अम्बेडकर सुंदर और कीमती कपड़े पहनने के शौकीन थे, किंतु अपनी आर्थिक दशा को देखते हुए ही वे अपना खर्च करते। उनका उद्देश्य ज्ञानी बनना था, ऐशो आराम करना नहीं। अपने वेतन का जो पैसा उन्हें मिलता उसकी एक एक कौड़ी वे आंखों से उठा कर रखते थे। पत्नी रमाबाई को केवल 50 रुपए मासिक घर खर्च के लिए दिया करते। उनका उद्देश्य कभी कभी पूरा नहीं होने पाता था। कभी कभी वे 50 रुपये से भी कम देने पड़ते थे। डॉक्टर अम्बेडकर बचपन से ही किताब खरीदने और उन्हें पढ़ने के रोगी हो गए थे। जब कभी वे किताबों की दुकान पर जाते तब लाचार होकर कुछ किताबें जरूर ही खरीद लेते। वे अपनी इस आदत से इतना लाचार थे कि कई बार बैठकर यही सोचते रहते कि क्या करना चाहिए जिससे उनके पास कुछ धन संचित हो जाए। अंत में डॉक्टर अम्बेडकर इस निर्णय पर पहुंचे कि कुछ दिनों के लिए उन्हें किताब की दुकानों से अपना प्रेम हटा लेना चाहिए। किंतु ऐसा करने के पश्चात भी डॉक्टर अम्बेडकर ने यह देखा कि उनके पास उतना धन नहीं बचा रहता जितना कि उन्हें चाहिए। तब उन्होंने यह आवश्यक समझा कि कुछ और काम भी करना चाहिए। अतः डॉक्टर अम्बेडकर विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम अलग से भी करने लगे। ट्यूशन करते समय डॉक्टर अम्बेडकर इस बात का ध्यान रखते थे कि उनका एक क्षण भी नष्ट नहीं हो रहा है। जब विद्यार्थी को मालूम हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर विद्यार्थियों को निजी रूप से भी पढ़ाते हैं तो बहुत से विद्यार्थियों का समूह डॉक्टर अम्बेडकर से पढ़ने के लिए आतुर हो उठा। डॉक्टर अम्बेडकर सभी विद्यार्थियों को तो पढ़ा नहीं सकते थे, अतः उन्होंने केवल उन्हीं विद्यार्थियों को स्वीकार किया जिन्हें पढ़ने के लिए वे अपना समय निकाल कर दे सकते थे। हमें यह सुनकर आश्चर्यचकित नहीं हो जाना चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर आधी रात तक विद्यार्थियों को पढ़ाते ही रहते थे। सुबह से लेकर आधी रात तक उन्हें फुर्सत न मिलती। डॉक्टर अम्बेडकर को उन दिनों तो यह भी नहीं मालूम होता था कि कब दिन हुआ और कब रात। मानसिक रूप से काम में हर समय लगे रहने के कारण इन दोनों डॉक्टर अम्बेडकर का कुछ स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इसका इंतजाम किया और फिर अपना काम सुचारू रूप से करने लगे। प्रोफेसर BR अम्बेडकर के जो भाषण सिंडेनहम कॉलेज में होते उनकी चर्चा बम्बई के सभी कॉलेजों में होती। एक बार कुछ विद्यार्थी प्रोफेसर अम्बेडकर से विशेष रूप से आज्ञा लेकर उनका लेक्चर सुनने के लिए आए। अन्य दिनों की तरह उस दिन भी प्रोफेसर साहब का भाषण बहुत ही सारगर्भित था। दूसरे दिन से बम्बई के अन्य कॉलेजों से विद्यार्थी प्रोफेसर साहब को इसलिए घेरने लगे कि वे उन्हें आज्ञा दे जिसके द्वारा वे उनके भाषण को सुने। प्रोफेसर अम्बेडकर एक और तो मेहनत करके विद्यार्थियों को पढ़ाते और दूसरी ओर अपनी आमदनी की एक एक पाई बचाकर रखते चाहते थे। इनकी मेहनत के फलस्वरूप दूसरे ही वर्ष जब गर्मियों की छुट्टियों के बाद सिंडेनहम कॉलेज पुनः खुला तब उस कॉलेज में भर्ती होने के लिए इतने अधिक विद्यार्थी इकट्ठा हुए कि कॉलेज को बहुत से विद्यार्थियों को हताश तक करना पड़ा। अब प्रोफेसर अम्बेडकर के पास अन्य कॉलेज को भी निमंत्रण आने लगे थे। दूसरे कॉलेजों के प्रिंसिपल ये चाहते थे कि प्रोफेसर अम्बेडकर सिंडेनहम कॉलेज को छोड़कर उनके कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर का पद ग्रहण करें। उन्हें जो वेतन सिंडेनहम कॉलेज से में मिलता है उससे अधिक वेतन देने के पत्र आते, किंतु प्रोफेसर अम्बेडकर उन प्रार्थनाओं की तनिक भी चिंता न करते। अन्य कॉलेज वाले चीख कर रह गए, किंतु प्रोफेसर अम्बेडकर सिंडेनहम कॉलेज से हटकर कहीं दूसरे कॉलेज में नहीं गए। सिंडेनहम कॉलेज के जिस हॉल में प्रोफेसर अम्बेडकर पढ़ाते थे वह हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भर जाता था। कभी ऐसा भी होता था जब कोई विद्यार्थी प्रोफेसर साहब से अपने लिए पहले से आज्ञा प्राप्त कर सकता था तब तक वह क्लासरूम के बाहर ही खड़ा होकर उनके भाषण को सुनता। प्रोफेसर अम्बेडकर बड़े ही कायदे से काम करते। उसी कॉलेज में जहां अन्य प्रोफेसर कभी कभी विद्यार्थियों के मजाक का निशाना बनते थे। किसी की क्या मजाल थी कि जरा सा चूं चां कर दे
थोड़े ही दिनों में प्रोफेसर अम्बेडकर का इतना अधिक नाम हो गया कि उनकी वजह से लोग शेंडेनम कॉलेज को बम्बई का एक प्रसिद्ध कॉलेज मानने लगे। उसी वर्ष अर्थशास्त्र में शेंडेनम कॉलेज बम्बई के अन्य कॉलेजों में सर्वप्रथम रहा। शेंडेनम कॉलेज को यह सम्मान प्रोफेसर अम्बेडकर के सारगर्भित भाषणों के द्वारा ही मिला। शेंडेनम कॉलेज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के प्रमाण स्वरूप डॉक्टर अम्बेडकर को नागपुर, मद्रास और मुंबई के विश्वविद्यालयों ने अपना प्रेक्षक नियुक्त किया। एक बार बाबा साहब से लेखक बनोदा जी की वर्तमान परीक्षा प्रणाली के विषय में बातचीत हो रही थी। तब उन्होंने यह बताया कि वे वर्तमान परीक्षा प्रणाली के समर्थक नहीं। यदि उनकी राय स्वीकार की जाए तो भारत को लिखित परीक्षाओं की महत्ता को घटाकर मौखिक परीक्षा को अधिक महत्व देना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि विद्यार्थी जो काम कक्षा में करता है उसे ही उसकी सफलता का मापदंड मानना चाहिए। बनोदा जी उनकी इन बातों को सुनकर पूछा कि जब आप वर्तमान परीक्षा प्रणाली के समर्थक नहीं तो परीक्षा का कार्य आप किस प्रकार सफलतापूर्वक कर सके। डॉक्टर बाबा साहब ने उत्तर दिया कि उत्तर जांचने के लिए मेरे कुछ अपने ही कायदे थे। मैं 50% नंबर वस्तु विशेष मैटर के लिए और 50% नंबर उत्तर की रीति के लिए अलग रखता था। रीति में भाषा, लिखाई और उत्तर लिखने का ढंग भी आ जाता है। मेरा सिद्धांत प्रत्येक विद्यार्थी को पास कर देना ही था। प्राय सबसे पहले मैं 33% यानी तीसरी श्रेणी के नंबर अधिक देता। कभी कभी ऐसा भी हो जाया करता, विशेषकर जब मुझे एकाएक 1000 उत्तर पुस्तिकाएं जांचनी पड़ती कि मैं यह निश्चित कर पाता था कि कितने अंक दूं। ऐसी हालत में मैं सबसे प्रथम उत्तर पुस्तिका को पूरा पढ़ डालता और तब नंबर देता। 33% नंबर देने के बाद जब कोई विद्यार्थी अच्छे उत्तर लिखता तब उसे 45 नंबर भी दे दिया करता। 45 के बाद मैं कड़ाई से नंबर देता था। बनोदा जी ने झट प्रश्न किया कि आपके हाथ में किसी भी विद्यार्थी ने 50% नंबर से अधिक प्राप्त किए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, क्यों नहीं, लेकिन ऐसे विद्यार्थी बहुत कम थे जिन्हें मेरे हाथ से 60% अंक मिले हों, क्योंकि मैं 60% अंक देने में उत्तर बड़ी कड़ाई से जांचता था। यह सुनकर लेखक की उत्कंठा और बढ़ गई। बनोदा जी ने एक प्रश्न और किया, क्या आपने किसी विद्यार्थी को 60% से अधिक अंक नहीं दिए? इस प्रश्न ने डॉक्टर अम्बेडकर की स्मृति को जगा दिया और उन्हें एक पुरानी घटना याद हो आई। डॉक्टर साहब कुछ गंभीर होकर बोले, 60% से अधिक अंक मैंने केवल उन्हीं को दिए हैं जो वास्तव में इतने अंक अधिक प्राप्त करने के योग्य थे। तुम्हारे प्रश्न ने मुझे इस एक घटना याद दिला दी। एक बार मैंने एक विद्यार्थी को 150 में से 144 अंक दिए। उस विद्यार्थी का उत्तर जो इतना अच्छा और चतुराई भरा था कि दिल ही यही करता था कि उसे 150 में से 150 दे दे, किंतु 6 अंक मैंने इसलिए काट लिए कि वह उत्तर कोई गणित का उत्तर तो था नहीं कि पूरे के पूरे अंक दे दिए जाए। जब मैंने उस उत्तर पुस्तिका को जांच कर एक डिग्री कॉलेज के अधिकारियों को लौटा दिया, तब उस कॉलेज के अधिकारियों को यह देखकर कि एक दूसरे कॉलेज का विद्यार्थी प्रथम उत्तीर्ण हो रहा है और इसलिए जिस कॉलेज का वह विद्यार्थी है उसी कॉलेज को मेडल प्राप्त होगा, तब उन्होंने मेरे पास फिर उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए भेजी। इन उत्तर पुस्तकों में मुझे कोई परिवर्तन तो नहीं करना था, अतः मैंने जो का त्यों उन्हें वापस कर दिया और उन्हें लिख दिया कि मेरा निर्णय मेरा अंतिम निर्णय है। इसी उत्तर पुस्तक को फिर कई दूसरे परीक्षकों के पास भेजा गया। कुछ ने तो 144 से कुछ कम अंक दिए और कईयों ने तो 144 से भी अधिक अंक दिए। अंत में लाचार होकर उन्हें मेरा निर्णय स्वीकार करना ही पड़ा। यह सुनने के बाद ही बनोदा जी ने प्रश्न किया, क्या आपने किसी विद्यार्थी को फेल नहीं किया है? डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया, यह तो मैं कह नहीं सकता कि मेरे हाथों से किसी विद्यार्थी का नुकसान नहीं हुआ। एक प्रश्न और बाकी रह गया था और वह था सिफारिश का। तो बनोदा जी ने डॉक्टर साहब से पूछा, कभी आपके पास कोई अपने विद्यार्थी को पास कराने की सिफारिश लेकर आया था?
अगर आया था तो क्या आपने उनकी सिफारिश को आगे बढ़कर कदम बढ़ाया था? डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया। एक बार एक अछूत विद्यार्थी के सरपरस्त को यह पता लग गया कि मैं बम्बई विश्वविद्यालय का प्रेक्षक हूँ। यह सरपरस्त मेरे पास आया और अपने विद्यार्थी की सिफारिश मुझसे करने लगा। इसने यह समझा कि अछूत होने के नाते मैं उस विद्यार्थी की मदद करूंगा, किंतु ऐसा असंभव था। मैंने उन्हें उत्तर दिया कि मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, किंतु यह मुझे शोभा नहीं देगा। जहाँ तक अछूत होने का नाता है, मैं सिफारिश को घृणा की दृष्टि से देखता हूँ। मैं यह किसी प्रकार से भी नहीं चाहता कि जो विद्यार्थी या अछूत युवक पढ़ लिख कर निकले वे अन्य विद्यार्थियों की तुलना में तुच्छ और छोटेपन के चिन्ह दिखाए। मैं चाहता हूँ कि अछूत विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की तुलना में एक अच्छा विद्यार्थी हो। मेरा यह उत्तर पाकर ये महाशय चुपचाप चले गए। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने प्रोफेसर का काम सुचारू रूप से निभाया। प्रोफेसर अंबेडकर ने उन्हीं दिनों मराठी में एक साप्ताहिक पत्र मूक नायक निकाला। सन 1919 तक वे उसका संपादन करते रहे, किंतु जब उन्हें यूरोप विद्या अध्ययन के लिए फिर जाना पड़ा तब यह साप्ताहिक पत्र बंद हो गया। दूसरे वर्ष के अंत में प्रोफेसर अंबेडकर ने काफी धन इकट्ठा कर लिया था। इस धन को संचित करने का श्रेय यदि किसी को तो वह है रमाबाई अंबेडकर, प्रोफेसर अंबेडकर की पत्नी को है। वे घर का सारा खर्च ₹50 इस प्रकार से चलाती थी कि घर के सभी प्राणी जिंदा भी रहते और कुछ धन भी इकट्ठा हो जाता। संभव है कि प्रोफेसर अंबेडकर को यह धन इकट्ठा करने में कुछ दिन और लग जाते, किंतु डॉक्टर अंबेडकर ने तो सभी प्रकार से अपने खर्च कम कर लिए थे। बम्बई में चाल उस मकान को कहते हैं जिसमें कुली कबाड़ियों के रहने के लिए 100 तक कमरे होते हैं। इन कमरों में रहने वाले कुलियों की आमदनी ₹20 मासिक होती थी। मिल में काम करने वाले मजदूर ही ऐसे चालों में रहा करते थे। प्रोफेसर अंबेडकर ने भी डेवलपमेंट बोर्ड की एक चौल में अपना निवास स्थान बना लिया था। सन 1917 से आज तक डॉक्टर अंबेडकर उस चौल में किराएदार बने हुए थे। प्रोफेसर अंबेडकर इस चौल में केवल 10 वर्ष तक रहे। उन्हें इस चौल के उस विशेष कमरे से प्रगाढ़ स्नेह हो गया था कि प्रोफेसर अंबेडकर, बैरिस्टर अंबेडकर और माननीय डॉक्टर अंबेडकर उस कमरे के किराएदार की रस्म सदा की भांति आज तक अदा कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर आज भी उस कमरे का किराया देते हैं। यह वही कमरा था जिसने प्रोफेसर अंबेडकर को अछूतों के लिए कर्णधार पैगंबर अंबेडकर के रूप में परिणत कर दिया। सन 1919 में प्रोफेसर अंबेडकर को इस चौल से दूर जाना पड़ा। उनके पिता का देहांत हो चुका था, अतः एक मारवाड़ी जो मालोजी सूबेदार रामजी राव को आर्थिक सहायता दिया करता था, प्रोफेसर अंबेडकर के परिवार की देख रेख करने को तैयार हुआ। यही मारवाड़ी प्रतिमा डॉक्टर अंबेडकर की माता को रुपया दे दिया करता था। आज भी डॉक्टर अंबेडकर उस मारवाड़ी का गुण गाते हैं। प्रोफेसर अंबेडकर अपना सारा इंतजाम पूरा करने के बाद लंदन के लिए पुनः चल दिए। सदा की भांति इस बार भी उन्होंने अपने साथ पुस्तकें ली और लंदन के लिए चल पड़े। इस बार डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र की ही अधिक पुस्तकें लेकर चले थे। रास्ते भर फिर पढ़ते ही गए। लंदन पहुंचते ही डॉक्टर अंबेडकर लॉर्ड सैंडहेम को धन्यवाद देने के लिए उनके निवास पर गए। जब लॉर्ड सैंडहेम को यह मालूम हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा अध्ययन के लिए ही लंदन आए हैं, तब वे बड़े ही प्रसन्न हुए। डॉक्टर अंबेडकर ने ग्रेज इन में अपना नाम बैरिस्ट्री के लिए लिखवा लिया और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में फिर अधूरे खोज के काम को पूरा करने में जुट पड़े। लंदन में इस बार डॉक्टर अंबेडकर का जीवन बड़ा ही कृपण जीवन था। डॉक्टर अंबेडकर के पास इतना अधिक पैसा नहीं था कि वे छोटा हाजिरी और बड़ा हाजिरी खाए। वे सुबह के वक्त पेट भरकर नाश्ता कर लेते और शाम तक कुछ भी न खाते। सुबह के खाए में वे शाम को ही फिर खाते और इसके बाद वे फिर अध्ययन में लग जाते। डॉक्टर अंबेडकर इस प्रकार बड़ी कृपणता के साथ अपना जीवन लंदन में बिताते थे। लंदन जहाँ जाकर अधिकतर विद्यार्थी मौज उड़ाते हैं और साथ ही आराम के साथ अध्ययन भी, वहाँ लंदन में डॉक्टर अंबेडकर के लिए एक सोना सा स्थान बन गया।
इस बार डॉक्टर अम्बेडकर इधर उधर कहीं न जाते और केवल अध्ययन में ही अपना सारा समय लगाते। किसी प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर की दूसरी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पूरी हुई। इन्हीं दिनों डॉक्टर अम्बेडकर बैरिस्ट्री का कोर्स भी पूरा कर चुके थे। डीएससी और बैरिस्ट्री की डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी डॉक्टर अम्बेडकर का दिल विद्याध्ययन से नहीं भरा। उन्होंने यह अच्छा समझा कि कुछ दिन जर्मनी में जाकर भी अध्ययन करे और जर्मनी के किसी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से ज्ञान की डिग्री प्राप्त करे। अतः डॉक्टर अम्बेडकर लंदन से जर्मनी के लिए रवाना हो गए। वैसे तो जर्मनी में संसार के बहुत से प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर अर्थशास्त्र पर ही कुछ और खोज का काम करना चाहते थे। अतः डॉक्टर अम्बेडकर ने बॉन विश्वविद्यालय को ही चुना। यह विश्वविद्यालय जर्मनी में अर्थशास्त्र और भूगोल के लिए सबसे अधिक विश्वविद्यालय है, यानी कि सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। सन 1922 तक डॉक्टर अम्बेडकर इस विद्यालय में रिसर्च करते रहे। जब हम यह सुनते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जर्मनी में प्रोफेसर का भी कार्य किया तो हमारा मन गर्व से फूला नहीं समाता, और जब हम यह सुनते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जर्मनी में संस्कृत देवभाषा के प्रोफेसर रहे तब तो हम गर्व से फूले नहीं समाते। हमें यह स्मरण होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर संस्कृत पढ़ना चाहते थे, तब घमंडी ब्राह्मणों ने इन्हें केवल इसलिए संस्कृत नहीं पढ़ने दी थी क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर एक अछूत थे और संस्कृत भाषा केवल आर्य अर्थात स्वर्ण हिंदुओं के लिए ही रिजर्व थी। बाध्य होकर डॉक्टर अम्बेडकर को संस्कृत के स्थान पर फारसी पढ़नी पड़ी थी। डॉक्टर अम्बेडकर बड़ी ही अच्छी जर्मन भाषा जानते हैं। वे जब जर्मन भाषा में जर्मन के विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाते तब सभी विद्यार्थी बड़े ही ध्यान से पढ़ते। कौन जानता था कि जर्मनों को संस्कृत पढ़ाने वाला डॉक्टर अम्बेडकर एक दिन अछूतों को भी संस्कृत बनाने का बीड़ा उठाएगा। दुर्योगवश सन 1923 में जर्मन के सिक्के मार्क का मूल्य अधिक बढ़ गया। एक मार्क करीब 12 आने का होता है। सन 1923 में मार्क का मूल्य बढ़कर करीब 1.5 रुपये हो गया। डॉक्टर अम्बेडकर के पास गिने गिनाए रुपये आते थे, अतः लाचार होकर उन्हें जर्मनी छोड़कर आना पड़ा। ऐसी थी समय की क्रूरता। बाबा साहब के जीवनी के अगले हिस्से में हम जानेंगे कि किस तरह से जर्मनी छोड़कर भारत जब आए बाबा साहब, तो एक बैरिस्टर के रूप में स्वयं को किस तरह से स्थापित किया। तब तक के लिए साथियों, जय भीम।